हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी। एंड हमें पता है कि इस चैप्टर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जनरल लाइफ के लिए भी। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कस भी करते हैं। मेरा मानना है, जब हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं और उसका एक प्रॉपर ओरिजिन को अगर हम लोग समझ ले तो फिर हम उसको कभी भूलते नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर उसका लॉजिक होता है कि कैसे वो इवॉल्व हुआ, क्या हुआ, कैसे इस टर्म को यूज कर रहे हैं। अदरवाइज हमें फिर ब्लाइंडली उसको एक्सेप्ट करना रहता है। तो जितनी चीजों को पॉसिबल है हम लोग ज्यादा रूट बेसिस पे, डेप्थ लेवल पे जाके डिस्कस करना रहेगा, वो हम करेंगे। जिस चीज को पॉसिबल नहीं रहेगा उस चीज को ऑब्वियस है हम अवॉइड करेंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डेप्थ में ही एंटर करके तब जाके चीजों को बताता हूँ। तो ऐसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के सबसे पहले इवोल्यूशन को समझेंगे, तब इसके आगे में जो मेन चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है खासकर इस प्रेजेंट सिविलाइजेशन के लिए 600 बीसी से। 600 बीसी से तो उस टाइम पे रोमन एम्पायर होता था। वहां पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया कि जब एक मटेरियल है एम्बर, जब एम्बर को रब किया जाता है किसी क्लॉथ से, रब करने के बाद ये अट्रैक्ट करने लगता है, अट्रैक्ट लाइट आइटम्स, जो हल्के आइटम्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने लगता है, जैसे कि हेयर, डस्ट इटीसी, क्लॉथ इटीसी। नाउ अब आपका माइंड अटकेगा। हम लोगों ने ये टॉपिक पहले भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा, क्योंकि मेरी आदत ये है कि मैं पीछे खींच के लेके जाता हूं ताकि हमारा लॉजिक बिल्ड हो सके। एम्बर क्या होता है? एम्बर बेसिकली येलो कलर का रेजिन, या सिर्फ रेजिन ही कह लो ना। अब अगला क्वेश्चन यही है कि आपका रेजिन क्या होता है? तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, मतलब स्पेशली ऐसे प्लांट्स जो ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में हो, तो वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, प्लांट जो है अपने प्रोटेक्शन के लिए एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करते हैं। स्टिकी सब्सटेंस आप देखते होगे, गोंद टाइप का, ग्लू टाइप का सब्सटेंस रिलीज करते हैं। अब यही स्टिकी सब्सटेंस जो है आगे चल के क्या होता है, मान लो जमीन के अंदर धंस गया, कई लाखों हजारों साल आफ्टर लैक्स ऑफ ईयर, लाखों साल बाद जो है यही सब्सटेंस जो है, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर के कारण विद इन अर्थ का मतलब एकदम अर्थ मत समझ लेना, बस ऊपर के लेयर में दबा हुआ। विद इन अर्थ इट कन्वर्ट इनटू स्टोन, एक तरह के स्टोन में बदल जाता है। ठीक है, एक तरह के स्टोन में बदल जाता है। तो ये, अब इसका खास बात यही था। तो उस टाइम पर कोई थियरी तो इन्होंने दिया नहीं, नो थियरी, नो न्यूमेरिकल। इसको बस एक मिस्टिकल बिहेवियर समझा गया। इट वॉज कंसिडर्ड एज ए मिस्टिकल बिहेवियर, एक मिस्टिकल बिहेवियर समझा गया कि यार कुछ मैजिक है इसके पास। बाय द वे इसी को बोला जाता था ग्रीक में इलेक्ट्रॉन, ग्रीक लेटर में बोला गया इसको इलेक्ट्रॉन। यहां से कहानी शुरू होती है। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी एक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी एक फिनोमिना को रिप्रेजेंट करता है, जो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन की फिनोमिना। नाउ मिस्टिकल इसको मैग्नेट भी हुआ करता था, तो लोगों के लिए मैग्नेट तो चलो ठीक है, वो आयरन वगैरह से रिलेटेड चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। ये तो नॉन मेटलिक चीजों को भी अट्रैक्ट कर रहा है, जो लाइट पार्टिकल्स वगैरह टाइप के हैं, लाइट डस्ट हो गया, हेयर हो गया, क्लॉथ हो गया, इन सब चीजों को। तो इसके बिहेवियर को उस टाइम पे मिस्टिकल माना गया। कट टू दी 17th सेंचुरी।
अब सोचो साइंटिफिक इवोल्यूशन में होने में बड़ा लंबा टाइम लगता है, क्योंकि हमारा मेंटली हमारा माइंड ही ऐसा है कि हम लोग साइंटिफिक कंक्लूजन जल्दी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो लगभग कितना हो गया 600 और लगभग 2200 ईयर्स के बाद, आफ्टर आफ्टर मोर देन 2000 ईयर के बाद जो है कहीं जाकर, यानी 1600 यानी 17th सेंचुरी, इस टाइम पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट। इन्हें कुछ भी इसको याद नहीं करना है, कहीं पे भी आपको आएगा भी नहीं, बस ये है कि हमें अपने इलेक्ट्रिसिटी के लॉजिक को बिल्ड करना, ताकि हमारा एक प्रॉपर लाइन में हमारी स्टडी चलती रहे। नाउ विलियम गिलबर्ट ने क्या कहा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक टर्म, इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिकस, मतलब इलेक्ट्रिक जैसा, पहला चीज। और इन्होंने इनका जो मतलब इन्होंने बेसिकली बुक लिखा था, उसमें इन्होंने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक बिहेवियर को सेपरेट कर दिया, कि इसका फंक्शनिंग कुछ और है और इसका फंक्शनिंग कुछ और। अभी भी लोगों को कोई आइडिया नहीं है, लोग अभी भी मान रहे हैं कि ये किसी तरीके का मिस्टिकल फोर्स ही है, अभी भी कोई भी स्टिल कंसीडर एज ए मिस्टिकल फोर्स। फिर आती है कहानी जो है 1800 सेंचुरी का, मतलब 1700 के टाइम में। तो हमारे एक बड़े ही फेमस, जिनका आपने सुना होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका काइट एक्सपेरिमेंट में ये डिफाइन किया गया, ये जो लाइटिंग होता है ना नेचर में, जो लाइटिंग है, लाइटनिंग, ये भी एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ही है। सी, अभी तक क्या था, मिस्टिकल फोर्स यहां पे भी था, लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को साइंटिफिक वोकैबुलरी में एक तरह से ऐड कर दिया। साइंटिफिक वोकैब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि नाउ पीपल स्टार्ट टू थिंक अबाउट दिस। 100 साल बाद जो है इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि जो लाइटनिंग हमारे आसपास में होता है, बादल जब गरजते वो भी एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी ही है। और ये होने का कॉज भी इन्होंने बता दिया। इन्होंने चार्ज को डिफाइन कर दिया, ये डिफाइन चार्ज, जैसे पॉजिटिव एंड निगेटिव, कि हो क्यों रहे। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को बताने का पर्पस ये था, इसके फ्लो को बताना। और यहां से कहानी शुरू होती है। यहां से कहानी क्या शुरू होता है कि हमारा जो कंसेप्ट था इलेक्ट्रिसिटी का, वो मिस्टिकल फोर्स से ये कन्वर्ट हो गया नेचुरल फोर्स में। नेचुरल फोर्स कि यस देयर इज ए इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज बिकॉज ऑफ सम नेचुरल फोर्स। अभी नेचुरल फोर्स के बारे में नहीं पता, कोशिश किया गया इसको डिफाइन करने का। ठीक है, यहां तक क्लियर है। सी, आप ये भी देख सकते हो, ये जो सिंपल अट्रैक्शन का बिहेवियर है, इसी को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसको मैं मिटाने वाला हूं। ठीक है, ये क्लियर है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या समझाया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस कंसेप्ट को मिस्टिकल, मतलब जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, नाउ इट बिकम अ नेचुरल फोर्स, मींस देयर इज सम नेचुरल कॉज। अब उस कॉज को समझना है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका नाम था माइकल फैराडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आपके इलेक्ट्रिसिटी के आप कह सकते हो वही हैं जिन्होंने पूरा इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, जो हमारी लाइफ को बदल के रख दिया। ठीक है, जस्ट सेकेंड। मिट जा भाई जल्दी।
माइकल फेराडे ने क्या किया? माइकल फेराडे अब ये कब थे? 1800 में, यानी कि 19th सेंचुरी की स्टोरी। माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट दिया। व्हाट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब प्रोड्यूस करना, इंड्यूस करना, प्रोड्यूस करना। तो इन्होंने क्या बताया इनडायरेक्टली कि हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, मींस मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी ब्लू अच्छे से बात नहीं कर रहा। प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। अब आप समझो, अभी तक इसके नेचुरल फोर्स माना जाता था, अब हम उस फोर्स को भी कोशिश कर रहे हैं कि फिगर आउट करने की कि हम इसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो नाउ electricity can be produced। कहने का मतलब अब हम लोग खुद से, अभी तक नेचर में चल रहा था, अब कहानी ये आ गई कि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी के बाद एक और थे जिनका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, नाम देख लेना, मैक्सवेल। ये भी देखो, ये 1880s के आसपास रहे होंगे, ये 1860s के आसपास। अब ये ईयर वगैरह नहीं याद है, हमें बस लॉजिक को बिल्ड करना है। इन्होंने क्या किया, इसको थियोरेटिकली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंसेप्ट को डेवलप किया। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंसेप्ट ने इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो यानी मोशन और फील्ड को भी डिफाइन कर दिया। मींस अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग समझ लिए। अब कहानी आ जाती है इसके ट्रांसमिशन का। किसको फिर, अब इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर लिए, अब कहानी आती है कि इसको फैलाना कैसे है, ट्रांसमिशन का। तो ट्रांसमिशन में दो लोगों का मेजर रोल था। एक थे हमारे थॉमस एल्वा एडिसन, और दूसरे थे निकोला टेस्ला। दो लोगों का मेजर रोल था। जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का मेथड यूज किया, डीसी, यानी कि डायरेक्ट करंट। याद रखना, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गया, यानी कि मोशन आ गया, तो इसको कहा जाने लगा करंट का मतलब ही क्या होता है, फ्लो। अब फ्लो कैसे, दो मेथड बताया गया कि एक तो डायरेक्ट करंट मेथड। उस टाइम पे इन्होंने डायरेक्ट करंट मेथड क्यों यूज किया? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो डेंजरस था, बट लोगों को हेल्प कर रहा था रोशनी के लिए, इन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एसी पे नहीं गए, अल्टरनेटिव करंट पे नहीं गए, इन्होंने एसी करंट यूज किया। एसी, दैट इज अल्टरनेटिव करंट ट्रांसमिशन। जब थॉमस एल्वा एडिसन, निकोला टेस्ला इन्हीं के अंदर में जाके काम किए थे, तो एडिसन ने इनका जो ट्रांसमिशन का उस टाइम पे पर्पस बहुत ज्यादा एरिया कवर करना नहीं था। एंड डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है, जैसे आपके पानी, जैसे मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअस, सिर्फ ऐसे ही समझिए, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, जंप करके कर रहा है। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए ये बेहतर था, और ये शॉर्ट ट्रांसमिशन मतलब छोटे जगह के लिए सही था, स्मॉल एरिया के लिए। तो जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, बस इतना याद रखना, ट्रांसमिशन का दो मेथड था, डायरेक्ट करंट मेथड, अल्टरनेटिव करंट, जिसमें करंट आपका जंप करके जा रहा है, तो इसमें लॉसेस कम होगा, इसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं।
ठीक। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन भी हो गया, अब बचा था उसका इस्तेमाल करना। तो इस्तेमाल जो है आज के टाइम में भी हो रहा है, वो कंटिन्यूअस हो रहा है। तो हमें इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिमाग में रखना है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंट कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं वो कैसे इवॉल्व हुआ। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो दो तरह से इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी को कह सकते हैं हम लोग, एक वो जो मीन्स स्टैटिक हो, जो फ्लो ना हो, और दूसरा वो जो फ्लो कर रहा हो। तो फ्लो वाले को ही क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, है ना, जो फ्लो हो रहा। तो हमारा जो फोकस ऑफ स्टडी रहेगा वो करंट वाले पॉइंट पे ही रहेगा। ठीक, इसको मिटाते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लाइफ में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, मेजर रोल प्ले करता है। अब उसका रीजन क्या है, व्हाई, बिकॉज सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रेजेंट सिनेरियो में हम बहुत इजी वे से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कब फ्लो कराना है, कब इसको रोकना है, मीन्स देर इज ए ऑन एंड ऑफ, बहुत इजी वे टू कंट्रोल दिस। सेकेंड चीज है इजी ट्रांसमिशन। हम लोग बहुत ही सिंपल इजी मेथड से इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, एंड स्टोरेज, और इसको बहुत ही अच्छे से स्टोरेज भी कर सकते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन इज कन्वर्ट, इस इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट इन एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे आप लाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, आजकल हीटर वगैरह यूज होता है ना, मोशन में कन्वर्ट कर सकते हो, साउंड में कन्वर्ट कर, एक्सेट्रा इट इज। तो अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड दे ऑल हैव ह्यूज एप्लीकेशन। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रिसिटी मेजर रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। सी, जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है बिहेवियर ऑफ चार्जेस। अच्छा, हम लोगों ने पहले ही कुछ पढ़ रखा है, जैसे कोई मेटल्स वगैरह है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज, इसके बारे में हमें पता है, निगेटिव चार्ज के बारे में ये सब बातें हमें पहले से ही पता है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इनडायरेक्टली वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर ऑफ चार्जेस। अगर यही चार्ज अगर रुका हुआ है, ठीक है, अगर रुका हुआ है, नॉट फ्लोइंग, तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर यही फ्लो कर रहा है, मींस इसी को बोलते हैं करंट शब्द ही रिप्रेजेंट करता है फ्लो को। तो जब ये चार्ज फ्लो हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलोगे, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, या चलो सिर्फ करंट ही रखो, है ना, सिंपल रखने के लिए। ठीक है, हमारा फोकस ऑफ स्टडी क्या है, यही है ना। अब ये करंट फ्लो कैसे होगा, अब करंट को फ्लो होने के लिए, मींस इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने के लिए, अब ऐसे रैंडमली कहीं पे भी फ्लो होना शुरू नहीं करेगा ना। इट नीड्स स्पेशलाइज्ड पाथ या स्पेस कह लो या कुछ भी कह लो। दैट इज द रीजन वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में ही फ्लो होता है, डिफाइंड पाथ में। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐसा क्या चीजें होता है जो इसके फ्लो, इस करंट को इंश्योर करता है, इसका मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में तीन इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। नंबर वन, एक तो सोर्स, कहीं से इस चार्ज का फ्लो स्टार्ट होगा, मींस चार्ज
स्टार्ट टू फ्लो, बट चार्ज स्टार्ट तो फ्लो करना तो स्टार्ट हो गया, लेकिन फ्लो करेगा कहां पे? सर नीड ए कंडक्टिंग मीडियम, कंडक्टिंग मीडियम, जैसे कि वायर, एंड थर्ड वन इज फ्लूइड। सो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे तो हवा में तो ऐसे छोड़ नहीं दोगे, उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करोगे। तो सर्किट लाइक दिस, एक सर्किट बना लेते हैं सिंपल सा। So this is our load and this is our load। ये है हमारा वायर यानी कि कंडक्टिंग मीडियम, और ये है हमारा सोर्स। तो सोर्स में भी बैटरी और सेल, जो भी आप चाहो, बैटरी या सेल, ठीक है, बैटरी या सेल। इसी में ये हमारा फ्लो ऑफ, ये हमारे इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, हमें एक चीज ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके डायरेक्शन के, यानी कि वो पॉजिटिव से तो निगेटिव जा रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, वो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। अब तक आपको ये चीजें रटना पड़ता था, अभी जो मैं क्लियर करूंगा आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यू विल गेट द डिफरेंस बिटवीन, ये हमारा क्या है, आई हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। यू विल गेट द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। एक मिनट, इसको मैं मिटाता हूं ताकि इसको मैं सेपरेटली इसको डिफाइन कर सकूं। तो इलेक्ट्रिक करंट और हमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसके कंसेप्ट को क्लियर करना है। सो इलेक्ट्रिक करंट एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग ब्लाइंडली चीजों को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इसके अपोजिट जो है फ्लो होगा। आप इस कंसेप्ट को समझो, आपकी बहुत सारी क्लैरिटी जो है ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। सो ये हमारा है एक सर्किट, यहां पे एक मैंने लगा दिया बैटरी, ठीक है, समझने के लिए। नाउ दिस इज लोड। ये हमारा कंडक्टिंग वायर है। यूजुअली वायर हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम, इसी तरीके के वायर यूज करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम। इसका रीजन ये होता है कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मीन्स अगर मैं रेड कलर से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं इन सारे वायर में हर जगह इलेक्ट्रॉन्स ऐसे वायर में चारों तरफ उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अभी हम लोग फ्लो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये मेरा है पॉजिटिव साइड, ये है मेरा मान लो पॉजिटिव साइड, और ये है मेरा नेगेटिव साइड, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। हमें ये पता है कि हमारा करंट जो है वो पास होता है प्लस से माइनस की तरफ, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो पास होता है दिस, है ना। और यही चीज का कंफ्यूजन है। सी, जब बात करते हैं हम लोग करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, ये रिप्रेजेंट करता है चार्ज को। चार्ज मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही कंबाइंड इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत ह्यूज नंबर ऑफ करोड़ों इलेक्ट्रॉन इसमें कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड इलेक्ट्रॉन हम लोग कंसीडर करते हैं। अब आप समझो, एक बेसिक कंसेप्ट हमें पता है कि पॉजिटिव का मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया होगा, यही होता है। मींस इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं, इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, ठीक है। निगेटिव का मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा है।
नाउ अब जो इसके साथ वायर कनेक्ट है, अब आप इसको फील करो जरा, ये हमारा है वायर, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझाने के लिए इसको, बस इसी कॉन्सेप्ट को बस समझाना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और ये हमारा है बैटरी, ये प्लस है, ये माइनस है। आप बस फील करो इस बात को, ये प्लस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे भरे पड़े हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पे कई सारे इलेक्ट्रॉन है ऐसे, और यहां पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाएंगे। और अंदर केमिकल रिएक्शन से ये मेंटेन करता है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी बनी रहे, यहां पे इलेक्ट्रॉन भरा रहे, ठीक। अब यहां पर खाली हो गया, ब्लैंक स्पेस हो गया एक तरह से। ब्लैंक स्पेस का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, यहां के जो इलेक्ट्रॉन चले गए, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, तो जो इसके आगे वाला इलेक्ट्रॉन होगा, इसके आगे वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये सब के सब इस तरफ मूव करेंगे, है ना। अब ये जो आगे होगा इसका, इसके आगे वाला, ये इधर की तरफ मूव करेगा, तो आप एक फील कर रहे हो, ये एक तरह का फ्रंट मूव कर रहा है, एक तरह का ये फ्रंट में कह दूं, फ्रंट मूव कर रहा है, जो सक कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, सक कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। अभी ऐसे ही कंटिन्यूअस सक करते 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 यहां तक पहुंच गया। और ये तब तक प्रोसेस चलता है जब तक उसके अंदर ये पॉजिटिव और निगेटिव वाली चीजों को मेंटेन करने की कैपेसिटी, जब ये मेंटेन करने की कैपेसिटी खत्म, तो ये भी सक करना बंद कर जाएगा, और जो भी आपका बैटरी है, बैटरी का चार्ज खत्म हो जाएगा। तो अब आप देखो, इसमें ये जो फ्रंट है, यही आपका इलेक्ट्रिक करंट है। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को नहीं कंसीडर कर रहा है, ये कंसीडर कर रहा है मल्टीपल इलेक्ट्रॉन को एक साथ। अब ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, करोड़ों इलेक्ट्रॉन, लाखों करोड़ों, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक साथ कंसीडर कर रहे हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं चार्ज। तो चार्ज किधर से किधर मूव हो रहा है, चार्ज ऐसे मूव हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हो रहा है, आप इलेक्ट्रॉन को देखो, इलेक्ट्रॉन देखो, ये आपका चार्ज मूव कर रहा है ऐसे, ये फ्रंट ऐसे मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है ऐसे। गेटिंग माय पॉइंट। यहां पे कमी हुआ, इधर वाले को खींचा, यहां पे कमी हुआ, इधर, ऐसे कंटिन्यू, बहुत फास्ट चल रहा है ना। तो मैं अगर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करूं, इलेक्ट्रिक करंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को, टोटल चार्ज। अब इसको मुझे मेजर करना हो, तो मैं ये जानना चाहूंगा ना कि एक सेकंड में कितना पास हो रहा है, बाई सेकंड। मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, दैट इज आवर इलेक्ट्रिक चार्ज। रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से, I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, I इज इक्वल टू Q बाई T, जहां पे Q हमारा चार्ज है और इसका यूनिट होता है कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो कूलम की कहानी क्या था, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें पता है एक चीज कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है,
एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। तो एक कूलम का मतलब क्या हो गया? एक कूलम का मतलब हो गया कि इसको नीचे कर दो 1.6 इंटू 10 पावर -19 इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करके एक कूलम चार्ज को डिफाइन किया था कि एक कूलम क्या होता है। एक कूलम का मतलब अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं तो आप पाओगे समथिंग 6 ऑलमोस्ट 6 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन, लगभग 6 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करना, वो इक्विवेलेंट है टू 1 कूलम। तो इनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम करके कुछ। इन्होंने इस कूलम को डिफाइन किया था, मींस कंबाइन किया था एक इलेक्ट्रिसिटी में कितना चार्ज पॉसिबल है। अब उसको टाइम के रिस्पेक्ट में आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक। हाँ, अब बात आती है करंट का। जो आई, इसका यूनिट क्या होता है? आई का यूनिट होता है एम्पियर। एम्पियर एम्पियर ये भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि एक सेकेंड में 1 सेकेंड में 1 कूलम का पास होना, ठीक है, 1 सेकेंड में 1 कूलम का पास होना, यही हमारा क्या है? 1 एम्पियर करंट है। तो ये भी साइंटिस्ट थे, नाम था इनका एंड्रे करके कुछ नाम था, एंड्रे एम्पियर करके कुछ, एंड्रे मोर एम्पियर ऐसे कुछ नाम था, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट का यूनिट क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया? मेन चीज ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये ज्यादा जरूरी चीज था। तो अगर मैं इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन किया जाए तो करते हैं, ट्राई करते हैं, है ना, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब फॉर 10 मिनट्स। हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ना ये कैसे मेजर किया गया है? सी, किसी सर्किट में जब हमें किसी करंट को मेजर करना है ना, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसका नाम होता है अमीटर। अमीटर, एम्पियर को मेजर करने वाला अमीटर। नाउ ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट जो करंट को मेजर करता है। क्या कर रहा है? मेजर करता है करंट को। तो सर्किट में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कुछ पैरेलल कनेक्शन होते हैं, कुछ सीरीज कनेक्शन। तो ये अमीटर को हम लोग सीरीज कनेक्शन में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ये इंश्योर करते हैं कि करंट को पास यहां से होना ही पड़ेगा, टू इंश्योर करंट फ्लो, ठीक है। करंट फ्लो को, वैसे सुपर फ्लूअस हो गया बट कोई नहीं, करंट फ्लो को इंश्योर करने के लिए उसे सीरीज में ही लगाते हैं। तो खैर ये तो हमारा हो गया थ्योरी वाला पोर्शन, एक अमीटर जो कैलकुलेट करने का काम करता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन पे। हमें बताना है कि चार्ज इसमें से कितना फ्लो हो रहा है। तो जब हम लोग करंट की बात करते हैं, करंट आई बेसिकली ये डिफाइन ही करता है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, टोटल चार्ज अपॉन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ। अब ये बोल रहा है कि जो करंट की तुम बात करो ना, वो 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है, हमने लिख लिया 0.5 एम्पियर। वैसे बेहतर होगा कि आप क्वेश्चन करते वक्त हर एक यूनिट को सही से लिखते जाओ, ठीक है। और एम्पियर का यूनिट हमें पता है, एम्पियर का यूनिट होता है कूलम पर सेकेंड, ठीक। तो आप ये भी लिख सकते हो कूलम, यहां पे एम्पियर की जगह आप लिख सकते हो कूलम अपॉन सेकेंड। नाउ इज इक्वल टू टोटल चार्ज, मान लो मेरा Q है, Q अपॉन जो हमारा टाइम है वो दिया हुआ है 10 मिनट, लेकिन मुझे सेकंड में करना है, तो 10 इंटू 60 सेकेंड। और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, है ना, इसको तो हटा ही दो आप ना, ये इधर चला जाएगा। तो टोटल चार्ज मेरा हो जाएगा 10 इंटू 60 इंटू 5/10, यानी कि 300
300 कूलम। इतना चार्ज जो है फ्लो हुआ इस फिलामेंट में, ठीक है। फिलामेंट पता होना चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक बल्ब। ये मान लीजिए हमारा बल्ब है, इसके अंदर जो आप वायर देखते हो ऐसा, ये हमारा क्या है, फिलामेंट है, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी है, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो डिपेंड करता है एक तो पोटेंशियल पे, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब वो जो सोर्स लगा रखा है ना, डिफरेंस प्लस माइनस कितना ह्यूज सोर्स है। दूसरा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो वायर है वो कितना इजीली उसको फ्लो करने देता है कि उसमें थोड़ा सा रुकावट पैदा करता है। तो एक तरह से ये क्या है, रुकावट या ब्रेकर कह लो आप, एक तरह से रोड पे ब्रेकर्स। और दूसरा है कंडक्टर, कंडक्टर एबिलिटी टू कंडक्ट दी, तो ये भी क्या है, वायर की प्रॉपर्टी, जो वायर में ये फ्लो हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें क्या होता है, डिपेंड करता है इन पे। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया, हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो करंट के फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बड़ा मेजर रोल है। तो इसको जरा, इसको कंसेप्ट समझते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। सी जैसे अब अगर इसके एनोलॉजी को देखा जाए, एनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, घर में पाइप्स होते हैं, वाटर पाइप। अगर आप वाटर पाइप को ऐसे छोड़ दो हॉरिजॉन्टली, तो पाइप के अंदर वाटर देखने को मिलेगा, बट ये वाटर वहां पे मूवेबल है, बट ऐसा नहीं कि ये बाहर चला जाएगा अनटिल अनलेस इनके पास कुछ डिफरेंस, मतलब जैसे मान लीजिए आपने पाइप को ऊपर किया तो ये हाइयर लेवल पे गया और नीचे तो मूव करने का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो उस पाइप को अगर किसी तरीके का डिफरेंस क्रिएट करे तो फ्लो होगा। या फिर आप ऐसे समझ लो, एक टॉप पे आप टैंक रख दिए तो टैंक से कनेक्ट कर दिया, तो इस तरह से वाटर फ्लो होने का चांस है। इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, और ये हो गया लो पोटेंशियल। तो ये जो डिफरेंस होता है हाई और लो का, ये इंश्योर करता है मूवमेंट को। सिमिलरली इलेक्ट्रिक वाले कंडीशन में हमारे जो वायर है, मान लीजिए हमने वायर कंसीडर कर लिया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी फ्लो नहीं हो रहे हैं। दे नीड पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक इनको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा ये फ्लो होंगे नहीं। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मिलता है, सी हम लोग अगर मान लीजिए कोई एक सर्किट ले लेते हैं, है ना, ठीक, सर्किट ले लिए, सर्किट में एक प्लस और एक माइनस। हमें पता है करंट फ्लो होता है इधर से, और इधर से फ्लो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक कोई भी चीज फ्लो नहीं हो सकता है। तो मैं अगर चार्ज, क्योंकि करंट क्या है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर मैं चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो जो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, वो मेरा हाई पोटेंशियल होगा, हाई पोटेंशियल। और जो मेरा निगेटिव टर्मिनल है वो क्या होगा, लो पोटेंशियल। तो चार्ज जो है इधर से इधर फ्लो हो रहा है। ये सिंपल लॉजिक हम लोगों ने समझ ली। पोटेंशियल डिफरेंस के ही कार फ्लो होगा। ये आप कह सकते हो पोटेंशियल का मतलब, यहां पे तो मान लीजिए प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस के कारण यहां पे उसी पोटेंशियल का मतलब ही होता है क्षमता, कौन सा क्षमता, कौन सा डिफरेंस है, ठीक है। बट अगर मैं इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखूं, तो इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूंगा जो मेरा निगेटिव टर्मिनल है ना, निगेटिव टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल है। और जो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है इस कंटेक्स्ट में मेरा लो पोटेंशियल है। सी
एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट हमें पता भी है ये वाला, कि ये चीज रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव का मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब अगर कोई बैटरी है, मान लीजिए बैटरी को कंसीडर कर लेते हैं, बैटरी को पोटेंशियल कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। निगेटिव का मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, है ना, यहां पे इलेक्ट्रॉन कम है, यहां पे इलेक्ट्रॉन कम है। बैटरी का रोल यही रहता है कि बैटरी के अंदर होता है केमिकल रिएक्शन, बैटरी या सेल कह लो, इसके अंदर होता है केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन का काम बस इतना रहता है कि भाई ये जो तुम इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है ना, ये मेंटेन रखो, ये मेंटेन रखो कि इस साइड में इलेक्ट्रॉन कम रहे, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कह लो फॉर द टाइमिंग चलेगा, पोटेंशियल, ये जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है ये मेंटेन रखो, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन या करंट है हमारा इजी वे से हमारा फ्लो हो जाए, हमारा काम चल जाए। द मोमेंट ये केमिकल रिएक्शन अगर स्टॉप होगा तो बैटरी कभी तो डिस्चार्ज होता है, ये जब केमिकल रिएक्शन स्टॉप होगा तो आपका करंट फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक बात है। कंसेप्ट क्या है? सिंपल। तो इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से निगेटिव वाला जो है वो हाई पोटेंशियल होगा, और चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो है पॉजिटिव हमारा वाइब। तो हम लोग चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने करंट पढ़ा। करंट जो है क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। अब हम लोग जो है इस पोटेंशियल को समझते हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? हमें ऑब्वियस बात है कि कैलकुलेट, मैथमेटिकल कंसेप्ट तो समझना ही पड़ेगा, तभी तो हम लोग लोड वगैरह कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सबको कैलकुलेट करने का बेहतर तरीका ये था कि हम लोग चार्ज पे फोकस करें, चार्ज पे फोकस करें, चार्ज पे फोकस करें। चार्ज हमारा कंटिन्यूअस मूव हो रहा है, चार्ज इन मोशन, एक तरह से मोशन में है। तो अब जरा फोर्स वाला कंसेप्ट लगाते हैं, क्योंकि हमारा ये वोल्टेज क्या है? एक तरह का एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी जो है अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में ही कन्वर्ट होता है। तो जरा एनर्जी को हम लोग समझ लेते हैं। एनर्जी को किसी तरीके के वर्क के फॉर्म में अगर इक्वल करना, तो हमें उसको वर्क के ही फॉर्म में कंसीडर करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल, कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे मैंने कुछ फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो वो कुछ एरिया कवर किया, मतलब कुछ दूरी पे गया, तो वो कुछ डिस्टेंस जो है डिस्प्लेस हुआ। तो ये कितना फोर्स लगाया, कितना डिस्प्लेस हुआ, इसी को मैंने क्या कह दिया? वर्क। ये भी एक तरह का एनर्जी ही है ना। और वर्क का पता है, ये न्यूटन होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, ये मीटर, तो न्यूटन मीटर। और अगर आप इसको उसमें कन्वर्ट कर दो तो जूल भी लिख सकते हो, ठीक है, इसका यूनिट। तो यही चीज मुझे, जो वोल्टेज है, मुझे इसको कैलकुलेट करना था। तो मैंने क्या किया कि जो चार्ज जो है मूव कर रहा है, उसी को हमने क्या कर लिया? कंसीडर कर लिया। अब वो कैसे भी आप मेजर कर सकते हो। तो वोल्टेज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि वर्क डन बाय चार्ज। अब कितना? अब चार्ज तो बहुत होता है, ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि 1 यूनिट चार्ज ने कितना वर्क किया, ऐसे समझो आप। कहने का मतलब ये है कि मेरा 1 क्यू या 1 कूलॉम जो है, 1 कूलॉम का मतलब क्या है? 1 कूलॉम का मतलब ये कि लगभग 6 अगेन आप इस चीज को समझो। आप एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? सारा का सारा कहानी तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 कूलम का मतलब ये हो गया लगभग 6 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर जो वर्क करेंगे, जो काम करेंगे, वो इक्वल होगा मेरे 1 वोल्टेज के। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल फॉर्मूला के लिए बस आप इतना याद रखो, वोल्टेज जो है, वोल्टेज
रिप्रेजेंट करता है आपके वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है? वर्क डन का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इसको एक टर्म में आप बोल सकते हो वोल्ट। अब ये अगेन साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा था, ठीक है, तो नाम आप देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब इसको जब मेजर करना होगा कि इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर कितना वोल्टेज, तो वोल्टेज हम दो पॉइंट के क्रॉस मेजर कर रहे हैं। एक जगह हाई पोटेंशियल होगा, एक जगह लो पोटेंशियल। तो वोल्टेज वोल्ट मीटर को ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल। सो वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्ट मीटर हैव टू मेजर, या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करता है वोल्टेज को, जो हमेशा पैरेलल में, इसलिए क्योंकि अगर इसको कोई शॉर्टकट रास्ता मिलता है ना करंट को, तो वो शॉर्टकट वाला पकड़ के भाग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है पैरेलल में लगाया जाता है, ताकि जो है वहां से पास हो जाए। और भी करंट के लिए, फ्लो होने के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? रेजिस्टेंस और एक चीज कंडक्टर। तो अगर मुझे वोल्ट मीटर कहीं लगाना है तो रेजिस्टेंस उसका क्या होना चाहिए? इजी फ्लो कराने के लिए, फास्ट फ्लो कराने के लिए लो रेजिस्टेंस रखो, हाईली कंडक्टिव वायर यूज करो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर इसके आगे फिर टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमें दो मेजर फॉर्मूला हमें मिल गया, आई, एक तो आई इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, और वोल्टेज हमारा जो चार्ज के द्वारा किया गया काम, यानी वर्क डन बाय चार्ज। ठीक, और 1 वोल्ट अगर किसी को डिफाइन करना हो तो 1 वोल्ट आप कह सकते हो कि 1 जूल वर्क जो है एक कूलम चार्ज के द्वारा कितना प्रोड्यूस किया गया, दैट इज 1 वोल्ट। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर से आप विजुअलाइज कर लो कि हम लोग किस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर आपका करंट फ्लो हुआ है ना। तो जब इस फ्लो का मतलब इन दोनों ही कंडीशन में हम लोग चार्ज पे फोकस कर रहे हैं। तो जब ये चार्ज के फ्लो को हमने टाइम के रिस्पेक्ट में देखा कि अच्छा इतने मिनट में यहां तक पहुंचा, स्पीड एक तरीके से ना चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो हमने कहा ये तो करंट है। ठीक, दूसरा, ये जब चार्ज प्रोड्यूस फ्लो हो रहा है तो कितना वर्क प्रोड्यूस कर दिया, तो हमने कहा भाई इसके कारण हुआ, ये वोल्टेज इतना लगा है ना, तो इसके कारण जो है इतना वर्क प्रोड्यूस कर पाया, अदरवाइज नहीं कर पाता, कम होता तो कम काम करता। तो आप पॉइंट ऑफ फोकस आप समझ सकते हो कि किस पॉइंट पे हमें फोकस करना है, क्या बातें ये जो है इलेबोरेट करें। जैसे इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि वर्क कितना, हाउ मच वर्क इज डन बाय अ मूविंग चार्ज, 2 कूलम जो है चार्ज मूव कर रहा है, ये कितना वर्क प्रोड्यूस कर सकता है, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज दिया हुआ है 12। तो V इज इक्वल टू हमें पता है W बाई C, वर्क हमें यही बताना है कितना वर्क प्रोड्यूस कर, तुमने 12 वोल्ट का लगा रखा है, सो वर्क बाई C कॉलम दैट इज 2 कूलम चार्ज, तो कितना हो जाएगा? वर्क हो जाएगा मेरा 24 जूल। मींस इतना पोटेंशियल ये वर्क जो है प्रोड्यूस कर सकता है। बहुत इजी है। इसी हिसाब से मैं जो है, मान लीजिए मेरे घर में 12 वोल्ट वाला, तो ऐसा नहीं कि मैं 100 वोल्ट का बल्ब लगा दूंगा, 24 से ज्यादा चलेगा ही नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो ये हेल्प करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। एक छोटा सा टॉपिक को डिस्कस, इसको मिटाते हैं, क्योंकि आगे चल के हमें सर्किट डायग्राम को ही समझना है, तो कुछ सिंबल्स को हम लोग समझ लेते हैं। सर्किट डायग्राम, तो इसके कुछ सिंबल्स को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज है कि अगर बैटरी को रिप्रेजेंट करना है, बैटरी या फिर कह लो सेल को रिप्रेजेंट करना है, इलेक्ट्रिक सेल को, तो सिंपल सा मेथड होता है। इसको आप जो लॉन्ग 2 पैरेलल लाइन रहेगा, एक लंबा एक छोटा, एक प्लस और माइनस, मीन्स ये आपका पॉजिटिव साइड, ये तो छोटा वाला आपका नेगेटिव। और अगर यही बैटरी कंबाइंड है, तो बैटरी कंबाइंड, कई सारे बैटरी लगे हैं तो एक ही साथ, तो इस तरह से एक छोटा फिर एक बड़ा, इस तरह से होगा। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया टोटल, है ना।
लोड, लोड या फिर स्पेशली बल्ब कह लो, बल्ब, तो वो इसको आप ऐसे सिंबल कर सकते हो या बल्ब बना लो, कोई इश्यू नहीं है। प्लग लगे होते हैं, प्लग यानी कि स्विच, स्विच क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि आपका सर्किट ओपन है कि क्लोज है। तो अगर इस तरह का सिंबल है तो ये क्लोज सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मींस इसमें से करंट फ्लो होगा। अगर आपका सर्किट कुछ ऐसा है तो ये ओपन सर्किट है, ठीक है। चिंता मत करो, जो नई नई चीजें आएंगी ना वहीं पे डिस्कस करूंगा, बस जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं उसको थोड़ा सा डेप्थ करने की कोशिश करते हैं। ना अगर वायर कोई है वो कनेक्टेड है, ज्वाइंट वायर है, तो समथिंग लाइक दिस, मान लो ये ज्वाइंट है। अगर वायर ज्वाइंट नहीं है, नॉट ज्वाइंट, कोई वायर वहीं से पास बस हो रहा है लेकिन ज्वाइंट नहीं है, तो सिंपल ये रिप्रेजेंट करता है। रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करने के लिए, रेजिस्टेंस यानी कि एक ऐसा स्पेस वायर का जो कनेक्शन है उसमें से हमारा जो करंट होगा वो थोड़ा सा स्लो पास होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब आप रेजिस्टेंस अपना कम ज्यादा कर सकते हो, ऐसे को हम लोग इस तरह से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। अमीटर के लिए यानी कि करंट मेजर करने के लिए सिंपल ए प्लस माइनस, एंड वोल्ट मीटर के लिए, वोल्ट मीटर के लिए वी प्लस माइनस, दैट्स इट। बाकी आगे चीजें आते रहेंगी और ये बहुत ही इजी काम हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज इफ यू फाउंड एनी मिस्टेक तो उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो विद करेक्शन। अगर जो लग रहा है कि नहीं मुझे सही करना चाहिए तो जरूरत रहेगा तो मैं उस पर क्लास भी वापस से एक ले लूंगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।